दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है संसद। दोस्तों, सारी चीज़ तो संसद से ही होती है। क्या कानून, क्या रूल्स रेगुलेशन, सारे के सारे सब चीज़ संसद से ही हो रही है। तो क्यों ना हम संसद से कम देखा जाए तो टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं। मज़ा आ जाएगा आज। तो क्या करें कि कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन का पहला क्वेश्चंस। ये रहा सामने। लोकसभा का सदस्य होने के लिए अधिकतम आयु होती है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 21 वर्ष या डी 28 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। यानी संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की जो आयु है वो राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष से कम और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक उम्मीदवार में ना बहुत सारी ऐसे जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, वो मापदंड होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार जो है भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न कर रहा हो और उम्मीदवार को दिमागी हालत सही होना चाहिए, यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसे पागल हो जाएगा तो पता नहीं किस किस का दिमाग ख़राब करेगा वो। तो इससे अच्छा है कि मतलब सही दिमाग वाले को चुनो। वैसे तो उल्टा सीधा चुन ही लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण कब तक बना रहेगा? तो है क्या ये? ऑप्शन 2021, 2026, 2024 या 2050। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2026। लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का जो आवंटन है 1971 की जनगणना पर आधारित था, जिसे बदलकर 2001 की जनगणना को कर दिया गया। लेकिन सीटों को 2026 तक यथावत रखा गया दोस्तों, जिसके लिए संविधान में 87वां संशोधन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन है आपके 550, 552, 547 या 543। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 543। 543, 543, 543। तो आर्टिकल 331 में वो तो कोई और हो जाएगा फिर। आंसर होता है इसका 543। दोस्तों, लोकसभा जो है ना संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है। तो भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन जो कहलाता है राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार और एक सरल बहुमत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। और 5 साल तक या जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर संसद को या सदन को भंग नहीं कर देते, तब तक वे अपनी सीटों पर बने रह सकते हैं। संसद जो है ना संसद भवन नई दिल्ली के लोकसभा कक्ष में मिलता है। तो भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या जो 552 है, और शुरुआत में ये 500 थी 1950 में। तो वर्तमान में अगर हम इस संख्या की बात करें तो 543 है, जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती है। 1952 और 2020 के बीच सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था, जिसे 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजाति की लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो दोस्तों किसके लिए नहीं है? तो ये है आपके केरल और तमिलनाडु।
केरल और तमिलनाडु में एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ओके हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। एक मिनट रुकिएगा। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है भाई? ऑप्शन ए 74, 84, 59 या 79। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान की बात चल रही है, 84। लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश को 543 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक सदस्य का चुनाव करता है। कुल सीटों में जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं कुछ सीटें, तो 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 412 सामान्य के लिए हैं, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों, परिसीमन का जो काम है ना, एक उच्च शक्ति निकाय को सौंपा गया है। इस तरह के निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। तो भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया गया है। अंतिम आयोग का जो गठन हुआ था 2022 में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। छठा क्वेश्चन देखते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति के पास है भैया। तो आर्टिकल 331 की धारा 2, जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू लोकसभा में चुने जाते हैं, 2, ठीक है, 2 आंग्ल भारतीय, यानी राष्ट्रपति को जब लगता है कि किसी विशेष समुदाय यानी एंग्लो इंडियन है उनका जो प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त संख्या किसी की नहीं है या चुनकर लोग नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोकसभा से 2 मेंबर को चुन के वो भेज देता है, यानी मनोनीत कर देता है। इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है और ये अमेंडमेंट किया गया था 31st अमेंडमेंट एक्ट, तो 545 मेंबर्स हो गए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो होते हैं इस चीज़ को वो मानते हैं, इस चीज़ को। और सबसे ज़्यादा अगर लॉन्गेस्ट सर्विस स्पीकर की बात करें, सबसे ज़्यादा स्पीकर जो रहे हैं बलराम जाखड़। तो सबसे मेन काम जो पार्लियामेंट का होता है वो लॉ मेकिंग का होता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है किसी भी मीटिंग में बैठ के। 7वां क्वेश्चन देखते हैं भैया, लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जा सकते हैं। कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं भाई? ऑप्शन ए वर्ष में 4 बार, बी वर्ष में 1 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 2 बार। ठीक है, तो पहली बात तो ये 2 ही बार बुलाए जा सकते हैं, 1 साल में 2 बार, है ना। तो संसद के सत्र के संबंध में जो सब बातें हैं वो आर्टिकल 85 में दी गई हैं। तो संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय जो है संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा ऑफिशियल रूप से दिया जाता है। तो भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, ठीक है। तो कम से कम सत्र बुला सकते हैं, 2 ही बुला सकते हैं, लेकिन 3 हो जाते हैं कभी कभी। सबसे लंबा जो बजट सत्र है, पहला सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत में या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्ताव पर चर्चा कर सकें। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई महीने में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सप्ताह का आयोजन नवंबर दिसंबर तक किया जाता है। तो सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर सम्मन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के जो मध्य अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। स्थगन की बात करें तो संसद की बैठक को स्थगन या निश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय के लिए, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए नियमित किया जा सकता है। जब ज़्यादा सांसद वगैरह ज़्यादा शोर मचाते हैं तो स्पीकर उसको थोड़े समय के लिए स्थगन कर देता है। सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त किया जा सकता है।
तो सत्रावसान की कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सत्रावसान और फिर से इकट्ठे होने तक के समय को अवकाश कहा जाता है। तो सत्रावसान का जो आशय है सत्र का समाप्त होना है, ना कि विघटन। ओके, हो गया। 8वां क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा का कोरम कितना होता है भैया? कोरम की बात देख लेते हैं भैया, कोरम क्या होता है। ऑप्शन ए, कुल सदस्य संख्या के गुणा 10, कुल सदस्य संख्या के गुणा 8, कुल सदस्य संख्या के गुणा 5 या कुल सदस्य संख्या के गुणा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। कोरम किसी सभा, संसद, सीमित या कार्यकारिणी की बैठक में लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। इस न्यूनतम आवश्यक संख्या की उपस्थिति के बिना सभा या समिति या विधायिनी के कार्य को वैधानिकता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः इस न्यूनतम संख्या में सदस्यों की जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या है वो अटेंडेंस है 40 मानी गई है, तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए 3 सदस्यों की उपस्थिति पर्याप्त है। तो भारतीय गणतंत्र के संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दशांश सदस्यों का कोरम यानी 1/10 राज्य परिषद के लिए तथा दशांश सदस्यों का कोरम लोकसभा के लिए निश्चित किया गया है। यदि किसी समय कोरम ना हो तो सभापति या अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह सदन को स्थगित कर दे या उसे तब तक मतलब निलंबित रखे जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। ये शब्द मूलतः लैटिन भाषा का है, जो अंग्रेजी में भी व्यवहार में आता है और भारतीय भाषाओं में भी इस शब्द को ले लिया गया है। तो रोम के नगर में शांति सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें कोरम के न्यायाधीश के नाम से संबोधित किया जाता था। तो ये एक दूसरे की उपस्थिति के बिना कोई कार्य करने के अधिकारी नहीं थे। सभी कार्यों के लिए कोरम के न्यायाधीश सामूहिक और वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होते थे। धीरे धीरे ये शब्द सभी न्यायाधीशों के लिए व्यवहार में आने लगा। कालांतर में शब्दों में और अर्थ प्रचलित हो गया, जिससे अब कोरम यूज होने लगा है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा में किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या बिहार। भैया हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ओके, जिसके सीएम साहब हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। सर्वाधिक जो है वो किसका है भैया? यूपी का बोलबाला है। यूपी में सबसे ज़्यादा मतलब सीटें हैं लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। तो लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें शायद 30 के समथिंग हैं, है ना। तो लोकसभा का जो संसद का प्रथम या निम्न सदन है, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन कहते हैं। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। इनके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। तो भारत में जो लोकसभा में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है अकेले उत्तर प्रदेश। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन कहते हैं। तो राज्यसभा का जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला उत्तर प्रदेश है, जिसकी संख्या 30 है। टोटल 31 हो गई। राज्यसभा भंग नहीं किया सकती, ये परमानेंट हाउस होता है। 10वां क्वेश्चन भैया, एक सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह संसद से लगातार डैश की अवधि के लिए और उपस्थित रहता है। 3 महीने, 1 वर्ष, 2 माह या कितना? 2 वर्ष। ठीक है, तो भैया क्या हो सकता है? 60 दिनों के लिए, 60 दिनों के लिए यानी 2 माह। ठीक है, 2 माह। संसद का सदन की सभी बैठकों में 60 दिन के लिए अनुपस्थित, ठीक है, एब्सेंट रहने पर उस सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। जब सदस्य चुने जाते हैं या नामांकन होता है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राज्यसभा में अपनी सीट ले लें और जब तक वे अपरिहार्य कारणों से एब्सेंट रहने के लिए विवश ना हो उसकी कार्यवाही में भाग लें। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि संविधान ये प्रावधान करता है कि यदि 60 दिनों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य सदन की सभी बैठकों में एब्सेंट रहता है तो सदन जो है अपनी सीट रिक्त घोषित कर देता है। 60 दिनों की अवधि, ठीक है, उक्त अवधि की गणना करने में हालांकि किसी भी लेखा जोखा न होने से कोई अवधि जिसके दौरान सदन को पूर्ववत किया गया हो या लगातार 4 दिनों से अधिक समय तक किया जाता है। ठीक,
अरे भाई, 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा क्या है। ऑप्शन है आपके 70 लाख, 1 करोड़, 40 लाख या 12,000। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 70 लाख। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा के क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए जो खर्च की सीमा है वो 54 लाख से बढ़ाकर 70 लाख कर दी गई है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा 20 लाख से 28 लाख से बढ़ाकर 28 लाख 40 लाख के समथिंग कर दी गई है। तो वर्ष 2020 में चुनाव खर्च की सीमा का अध्ययन करने के लिए चुनाव आयोग ने एक समिति का गठन किया था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बारहवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। ठीक है, तो ए 13वीं लोकसभा, बी 7वीं लोकसभा, सी 9वीं लोकसभा या डी 5वीं लोकसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं लोकसभा। दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जब अब तक केवल एक बार में 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया गया था, लेकिन बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। संविधान के आर्टिकल 83 के अनुसार आपात उद्घोषणा लागू होने की दशा में जो लोकसभा का कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष से अधिक तक नहीं बढ़ाया जाएगा तथा घोषणा के लागू न रहने की दशा में किसी भी प्रकार से उसका जो विस्तार है वो 6 महीने से अधिक नहीं होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, किसे देगा भाई? तो लोकसभा के किसको देगा? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। और किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति को नहीं देगा, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं देगा, भारत के राष्ट्रपति को नहीं देगा, तो भारत के उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के जीवन काल के दौरान पद पर बना रहता है। जब भी लोकसभा भंग हो जाती है तो स्पीकर अपना पद खाली नहीं करता है और नई लोकसभा के चुने जाने तक काम करता रहता है। लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। वो लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का भी निर्णय करता है और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। उपसभापति को ये विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है कि संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर वे स्वतः ही इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। 14वां क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किस विधि से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, या लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो दोस्तों सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित। ठीक है, ऑप्शन सी। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 94 और 96 के अनुसार संविधान ने निम्न सदन को जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष को निष्कासित करने का अधिकार दिया है। सदन प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से अध्यक्ष को निष्कासित कर सकता है, अर्थात सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों का बहुमत और सामान्य बहुमत से नहीं, अर्थात सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है, तो भारत में अध्यक्ष का कार्यकाल जो है एक जीवंत और गतिशील संस्था है जो अपने कार्यों के निष्पादन में संसद की वास्तविक आवश्यकताओं और समस्याओं से संबंधित है। आर्टिकल 93 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान है। अध्यक्ष सदन का और संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। 15वां क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नियुक्त किया जाता है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, या पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो जो नई निर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, ठीक है, ये ऑप्शन सी। ठीक है, संविधान का जो आर्टिकल 94 है के दूसरे प्रावधान के अनुसार
अध्यक्ष का जो कार्यालय है नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले खाली हो जाता है, उस मामले में विधायी धारा द्वारा तैयार वरिष्ठ लोकसभा सदस्यों की सूची संसदीय कार्य मंत्री को सौंपी जाती है, जो एक प्रोटेम स्पीकर का चयन करता है, राष्ट्रपति उसका अनुमोदन करता है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हुकुम सिंह, वेंकैया नायडू, मावलंकर या बीडी जत्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा मावलंकर। तो जीवी मावलंकर हैं, जिसका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के पहले स्पीकर थे। उनका जन्म 27 नवंबर 1988 को बड़ौदा में एक मराठी परिवार में हुआ। उन्होंने 1916 में गुजरात सभा के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य भी रहे। खेड़ा अभियान में उनका प्रमुख भूमिका निभाई। अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक और साथ ही अध्यक्ष भी थे। उन्हें गुजरात वर्नाकुलर समाज के अध्यक्ष में भी नियुक्त किया गया था और 26 नवंबर 1949 को गठित प्रांतीय संसद का स्पीकर बनाया गया था। 1952 में गठित लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने। उन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये पहले स्पीकर थे जिनके ऊपर महाभियोग भी लगाया गया था। 17वां क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ऑप्शन है मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित। इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रहीं। मीरा कुमार 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी रही हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी और प्रतिभा पाटिल की जो भारत की 12वीं राष्ट्रपति रही हैं। नजमा हेपतुल्ला जो है मणिपुर की राज्यपाल हैं इस समय। और सुमित्रा महाजन 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से देखरेख में कार्य करता है किसके? तो लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा सचिव के अध्यक्ष में होता है। ठीक है, लोकसभा सचिव, ठीक है, संसदीय कार्य का मंत्रालय मतलब ये लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। तो लोकसभा सचिवालय जो है तो लोकसभा संसदीय मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, लोकसभा सचिव की अध्यक्षता में होता है, ये लोकसभा सचिव की अध्यक्षता में। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली राशि कितनी है? तो इस मामले में भैया क्या है कि लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली राशि जो है वो है आपकी 15,000 जो सामान्य जाति के लिए है और 7,500 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। ठीक है दोस्तों, वो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन आपके पी.ए. संगमा, मनोहर जोशी, गिरीश चंद्र मुर्मू या बाल योगी। इसका आंसर हो जाएगा पी.ए. संगमा। तो पी.ए. संगमा। तो इसका आंसर पी.ए. संगमा हो जाएगा। पूर्ण एजेटिक संगमा, पूर्ण एजेटिक संगमा, पी.ए. संगमा मतलब भारत के एक राजनेता थे। वे मेघालय के मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह संस्थापक और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। वे 8 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और मृत्यु के समय वे तुरा मतलब अनुसूचित जनजाति लोकसभा सीट से सांसद थे। उन्हें मरणोपरांत 2017 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। वे मेघालय से पद्म विभूषण के पहले प्राप्तकर्ता भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के लास्ट क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि नए से नए वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए अब दर्पण स्टडी पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सर, धन्यवाद।